हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले हम प्रकाश वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे और कर दिया था हमने। उसमें हमने प्रकाश के जो भी था प्रकाश से रिलेटेड जो हम आपको दिखाते हैं ये पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था हमने? प्रकाश के गुण, उसके नियम, परावर्तन के, अपवर्तन क्या है, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बी नंबर का। तो हमारा जो नेक्स्ट बी नंबर का टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण होता क्या है, इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस भी दिए हैं नीचे इससे रिलेटेड, तो हम वो भी समझेंगे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है पहले ये देखते हैं। गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है। एक कांच का खोखला गोला होता है, उसी का एक भाग होता है गोलीय दर्पण, जिसका एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है। पॉलिश या हिंदी में इसको कलई बोलते हैं, वो की जाती है। जबकि दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? परावर्तक होता है। दोनों पृष्ठों पर हम क्या कर देंगे? पॉलिश। तो फिर परावर्तन कहाँ से होगा? परावर्तन के लिए क्या किया जाता है? एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और दूसरे पृष्ठ पर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो क्या वो बन जाता है हमारा परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, जिससे प्रकाश की किरण, जो भी रे आ रही हैं, जो भी किरणें आ रही हैं, वो परावर्तित हो सके। देखो ये लिखा है। कल भी हमने बताया था आपको कि जब भी परावर्तन होता है तब उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है या एक पृष्ठ को कलर कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता है क्या है? कांच का एक खोखला गोला है, उसका ही एक भाग होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कुछ दिए रहते हैं, अवतल और उत्तल, दो तरह के होते हैं ये। तो जो अवतल दर्पण होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। तो ये अवतल और उत्तल दर्पण बने किससे हैं? गोलीय दर्पण के ही भाग हैं। तो इसके दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। अब देखिए इसके दो प्रकार बताए गए हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो जो नीचे डायग्राम दिया है ये, तो इसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या है? ये दबी हुई सतह है, ये ऊपर की उठी हुई सतह है, ये दबी हुई सतह है। तो जहाँ पर परावर्तन मतलब प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी वो दबा हुआ होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। और जिसमें परावर्तन उठी हुई सतह से होता है, देखो ये है, इसमें कहाँ से हो रहा है परावर्तन? ये किरण आई और ये परावर्तित होकर चली गई, ये यहाँ से आई और परावर्तित होकर ये चली गई। तो जहाँ पर दबी हुई सतह से परावर्तन हो, ये आया है और ये परावर्तित हुई किरण। तो इसमें अवतल दर्पण में दबी हुई सतह से परावर्तन होता है और उत्तल में क्या होता है? उठी हुई सतह से परावर्तन होता है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि अवतल और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानें। तो इसके लिए बस आप छोटी सी एक ट्रिक याद रखना, जहाँ पर दबी हुई सतह से परावर्तन हो तो आपको हमेशा दिख जाएगा। इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में देखिए ये दबी हुई सतह है, परावर्तन यहाँ से होगा दबी हुई सतह से, तो क्या है? ये हमारा अवतल दर्पण। और परावर्तन उठी हुई सतह से, जैसे कि ये दिया है, ये उठी हुई सतह है, यहाँ से होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तल दर्पण। तो आपको ये अवतल और उत्तल दर्पण दोनों समझ में आ गए। ये डेफिनेशन में उसका लिखा है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अवतल दर्पण ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। ये दर्पण किरणों को अभिसारित करते हैं। दूसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। उभरी हुई सतह से मतलब उठी हुई सतह से, ये दिखाया है ये वाला उभरी हुई सतह, ये वाला डायग्राम जो सेकंड डायग्राम है वो ये उभरी हुई सतह से हो रहा है इसमें। तो जिसमें परावर्तन क्या होता है? उभरी हुई सतह से होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे उत्तल दर्पण कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होते हैं? जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तन उठी हुई या उभरी हुई सतह से होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके क्लियर हो गए।
अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब इसमें जो डायग्राम आपको दिखा रहे थे अभी, इसमें देखो सी भी दिया है, एफ भी है, पी भी है। अभी आपको नहीं पता ये होते क्या है, तो अब हम इसके अंदर जो गोलीय दर्पण के अंदर कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे कि सी क्या है, पी क्या है, एफ क्या है, वो हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये दिया है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये परिभाषाएं हम सारी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हमें रे डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए आप, पहली है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता क्या है, देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र सी वक्रता केंद्र कहलाता है। तो हमारा यहाँ पर जो सी है, ये पॉइंट लिखा हुआ सी, ये क्या है, दोनों में दिया है। देखो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में सेम रहेंगे, पी एफ और सी। तो सी क्या होता है, सी को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। अब हम इस सी को सी ना पढ़कर हमेशा क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और आपको पता है वक्रता केंद्र कहाँ होता है, सेंटर में होता है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, दर्पण का केंद्र या जो गोले का केंद्र है वही क्या हो जाएगा, हमारा वक्रता केंद्र होगा। तो ये सेंटर में होगा। देखो ये सेंटर में अलग ही दिख रहा है, एफ क्या है, सेंटर में नहीं है, ये साइड में है थोड़ा, पी एकदम कॉर्नर पे है। तो यहाँ पर सेंटर में हमें सी दिख रहा है, तो सी क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है, जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या, जिस गोले की जो कंप्लीट होगा गोला, इसकी त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है ध्रुव, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पोल। दर्पण के परावर्तक सतह, परावर्तक कल हम पढ़ चुके हैं, परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तक सतह यानी आपतित किरण या परावर्तित किरण। तो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो पी से प्रदर्शित करते हैं, तो पी कहाँ दिया है, ये है हमारा पी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ध्रुव हो जाएगा, पोल। मीन्स ये मिरर के सेंटर में रहता है, बीच में। जैसे कि इसका सेंटर कहाँ है, ये बीच वाली लाइन है, इसमें भी ये बीच में है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये पोल या ध्रुव। तो दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, ये परावर्तक सतह है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। डी नंबर या फोर्थ पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाले। अब वक्रता केंद्र आपको हम पहले बता चुके हैं, ये है वक्रता केंद्र, सी जो दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, ये सी, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो वो बोल क्या रहा है, दर्पण के ध्रुव को, ध्रुव क्या होता है हम बता चुके हैं, पी, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। और दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाती हुई खींची गई सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब पी और सी को आपस में मिलाती हुई जो रेखा खींची गई है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पी और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो हमारा सेंटर लाइन है बीच का, पी और सी जिस बिंदु पर है, वो क्या हो जाएगी, हमारी मुख्य अक्ष, ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद ई देखिए, मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, फोकस एफ से स्टार्ट होगा, तो ये जो बचा हुआ पॉइंट है ये हमारा मुख्य फोकस है। दर्पण के मुख्य अक्ष, मतलब ये था हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये लाइन आ रही है। आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से, देखो ये आई दर्पण पर, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर जा रही है, सारी किरणें इसी बिंदु से होकर जाएंगी। ये नियम है, आगे पढ़ेंगे हम। जिस बिंदु से होकर निकलती है उसको ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको इतनी सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, क्या है मुख्य फोकस और बाकी सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं आगे क्या है। एफ नंबर, अभिलंब। कोई भी सरल रेखा जो दर्पण को उसके वक्रता केंद्र से मिलाती है, दर्पण को उसके वक्रता केंद्र से मिलाती है, अभिलंब कहलाती है। देखो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब कहलाती है। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी। ध्रुव कहाँ था आपको बताया था अभी, और फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव से
फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये हो जाएगी हमारी फोकस दूरी इतनी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी, मीन्स इस साइड वाले की ऋणात्मक रहेगी। इस साइड का जो है उसकी हमेशा कैसी रहेगी, फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी। और अवतल दर्पण में हमेशा इस साइड की जो अवतल दर्पण है इसमें फोकस दूरी हमेशा कैसी रहेगी, फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगी। इसमें फोकस दूरी धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक और धनात्मक। तो अगर इसमें आगे कंडीशन दी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R व फोकस दूरी स्मॉल f हो। तो फिर क्या बनता है, एक हमारे पास आ जाता है समीकरण, एक सूत्र बन जाता है, ये है देखो, F बराबर R/2। इसमें वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं फोकस दूरी और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एक चीज़ पता हो तो एक हम निकाल सकते हैं। H है फोकस तल, फोकस से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। और द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखो ये है जो ये दिखा है इसमें व्यास। द्वारक किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की जो ये रेखा मिला रहे हैं इस रेखा को ही क्या कहते हैं हम, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब जब हम इसके सवाल करते हैं तो हमें चिन्ह परिपाटी याद होनी चाहिए। तो देखो दाईं ओर की दूरियां हमेशा, मतलब दर्पण की जिस साइड पॉलिश है इस साइड की दूरियां, दर्पण के इस साइड की दूरियां हमेशा पॉजिटिव आती हैं और इस साइड की दूरियां निगेटिव आती हैं। ऊपर की दूरियां हमेशा निगेटिव पॉजिटिव रहेंगी और नीचे की दूरियों को हम हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से हमें याद रखना है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी हमें कब काम आती है, जब हम इसके डेरिवेशन करते हैं या सवाल करते हैं तो ये हमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब देखिए आगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब कुछ नियम हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, ये नियम फॉलो होंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। कोई इमेज हमें दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देगी, हम इमेज नहीं बना पाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आ रही है हमारी, जब कोई प्रकाश किरण, देखो ये आई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष हमें पता था, ये वाली लाइन है हमारी मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो देखो ये समांतर ही आ रही है, आती है, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो ये गोलीय दर्पण था, इससे परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो देखो ये F से ही होकर गुजर रही है। अभी मैंने इस पर ओवर राइटिंग कर दिया, अब आप देखेंगे तो देखो ये आ रही है और ये फोकस से होकर निकल गई, फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया हमारा पहला नियम। क्या होना चाहिए, किरण को, जो आने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आए और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाए। तो ये फॉलो होता है हमारा फर्स्ट नियम इमेज बनाने का, ये नियम होना चाहिए। साथ ही हमें दूसरा नियम पढ़ते हैं, अभी हमने फर्स्ट समझा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, देखो प्रकाश किरण कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है
तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये समांतर हो गई। एरो देखकर आप पता कर सकते हैं कहाँ से किरण आ रही है और कहाँ जा रही है। देखो एरो कहाँ लगा है, इस दिशा में लगा है, तो ये फोकस से होकर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश किरण फोकस से होकर आए और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो इमेज बनेगी। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, ये देखिए, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। देखो कि कहाँ से आ रही है, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और उसी पथ पर वापस लौट आए और उसी पथ पर वापस लौट जाए। तो 3 नियम हमने बताए। देखो एक पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण और F से होकर गुजर जाए। दूसरा नियम क्या बताया हमने, ये हमारी लेंस हो गया, ये हो गई 2, यहाँ से F से होकर आती हुई प्रतीत हो और वापस दर्पण से लेकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए 2। और तीसरा डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, कहाँ से आएगी किरण, ये आ रही है और यहीं से इसी मार्ग पर ये वापस लौट जा रही है। तो ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। चौथा पॉइंट है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्रुव पर आपतित किरण का पथ बनाना आसान होता है। दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण या परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से सममित होती है। तो ये इतना पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से याद करने हैं विथ डायग्राम। आपको क्वेश्चन आता है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम लिखिए, तो ये तीनों नियम आपको लिखने हैं। अगर ज़्यादा नंबर में आएंगे तो आपको अच्छे से लिखना है और ये डायग्राम भी बनाने हैं जो इसमें बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बार बार समझा रहे हैं कि इसको अच्छे से कर लेना, रफ में डायग्राम बना के देखना और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तीनों नियम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। तो ये गोलीय दर्पण से जो आते हैं क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम लिखो। तो ये आपको अच्छे से नोट्स भी बनाना है और याद भी करना है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसके कुछ फॉर्मूले दिए हैं। फिर देखो ये जो इंडेक्स दिया है इसमें क्या है, वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु सी पर हो तब इमेज कैसी बनती है। तो ये आपको ड्रॉ करना बता देंगे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे, जब वस्तु एफ व सी के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ये पूरा लिखा है। देखो प्रतिबिंब की स्थिति लिखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार लिखा है, कितने बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा सारा। ये आपकी बुक में भी दिया है पूरा इंडेक्स। ठीक है, इतना हो गया अपना। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरा ये चैनल बॉस क्लासेस सब्सक्राइब करिए और आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आपके लिए आगे वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। थैंक यू।